बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाफी के एक ख़ास प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ख़ास इसलिए कि आज जो हमारी शख्सियत है बेशक वो ख़ास है इस लिहाज से कि ज़िंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। बहुत कम इंसान होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं। इसकी मिसाल आप यूँ लीजिए कि किसी जिन को आपको हुक्म देते हैं ना, तो उसने बस वही करना होता है जो उसको हुक्म दे दिया जाए। इसके बाद उसको कोई और काम के लिए कह दें तो फिर वो करना शुरू कर देता, लगता है ये इसी काम के लिए बना है। हमारी आज की जो शख्सियत हैं इनके बारे में ये कहें कि इनको जो भी कहा गया इन्होंने वो इतना परफेक्ट किया कि लगता था कि ये बने इसी काम के लिए है, लेकिन जब दूसरा काम करने पे आए तो लगा ये इसी काम के लिए बने। माशाल्लाह शायर भी हैं, अदीब हैं, नक्काद हैं, नगमा निगार हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं। मेरी मुराद डॉक्टर अयूब नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपने जो नाजरीन हैं उनसे मुखातब होने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, मैंने जो जितना आपके बारे में सुना, जितना पढ़ा, मुझे लगता है कि आपकी उम्र 190 साल तो होगी। हर तख्लीक़कार शायद अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा उम्र गुजारता है। अरे वाह। तो वाह, आपने दुरुस्त कहा कि जितना काम एक तख्लीक़कार करता है, खा वो साइंस में हो या अदब में हो, वो आम आदमी नहीं करता। वो हफीज़ जलंधरी साहब ने ऐसे कहा ना कि निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। कहाँ से शुरू किया सर? अब ये भी सवाल आ जाता है कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं ये चाहूँगा सर कि आज कुछ शायरी को ज़्यादा फोकस करेंगे हम, और फिर ये भी देखेंगे कि जो साबका दौर में शायरी होती थी, फिर आजकल शायरी क्या हो रही है और क्या तवक्को करते हैं कि अगर दोनों का मिक्सर आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आपका आगाज़ कहाँ से होगा? देखिए, जो आप करना चाहते हैं वो आपके अंदर मौजूद होता है। वाह। अब एहसास कब होता है, उसकी दरियाफ्त कब होती है, ये एक अगला मरहला है। अच्छा, कुछ लोगों को पहले हो जाता है, पता चल जाता है मैंने क्या करना है, और कुछ को ज़रा ताख़ीर से पता चलता है। तो मैं उस वक्त स्कूल लाइफ में था, मैट्रिक में था, जब मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे लिखने के लिए पैदा किया है। अरे वाह। तो मैंने शुरू में कुछ मज़ामीन लिखे, कुछ शायरी की, लेकिन आप जानते हैं कि उस उम्र में आप ये नहीं सोच सकते कि ये छप भी सकता है। बेशक। तो एक घबराहट होती है, एक खौफ होता है। मगर मैंने, चूँकि मुझे ज़ौक़ था रिसाले पढ़ने का, बच्चों के या दूसरे अखबारात पढ़ने का, तो मैंने अपनी कुछ तख्लीक़ात यानी नज़्में, मज़मून भिजवाए उस अहद के जराइद में, और वो शाये हो गए। जब शाये हुए तो गोया ये मुझे एक तरह की एक ऐसा महमेज़ उन्होंने किया कि फिर मैंने लिखना बाकायदा शुरू कर दिया। सर, कोई महवर होता है ना कि जिससे इंस्पायर हो के बंदा उसकी तरफ बढ़ता है। आपने भी कोई आइडियल में भी कोई तख्लीक किया कि उसकी वजह से आपने शायरी की? वैसे माफ़ी के साथ मैं बात करता हूँ कि कहा जाता है कि जब इंसान को इश्क करता है, अगर नाकाम हो जाए तो शायर हो जाता है, वरना खामंद हो जाता है। ऐसा मसला तो नहीं था? हर आशिक शायर नहीं होता। अरे वाह। और हर शायर ज़रूरी नहीं कि आशिक भी हो। देखिए, ये तबई मैलान होता है, एक रुझान होता है आपका। आपने क्या करना है वो आपके अंदर से फूटता है, जैसे बीज ज़मीन से उगता है और वो बताता है कि मैं किस चीज़ का बीज था या किस चीज़ का पौधा हूँ। वाह वाह। तो ये इसी तरह से है कि जब हम अपने तबई मैलान की तरफ जाते हैं, वो करना चाहते हैं जो हमारे अंदर मौजूद होता है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आप इश्क करें, आप सिगरेट पिएं, आप चाय ज़रूर पिएं। जो चीज़ आपके अंदर मौजूद है उसने ज़ाहिर होना है। ये भी सारा आपने खुद ही फरमा दिया कि आजकल तो यही सुनते आ रहे हैं कि वो बड़े सूटे लगाने पड़ते हैं फिर जाके आमद होती है। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और इकबाल ने तो कहा कि जो तख्लीक है इसका ताल्लुक़ सहर खेजी से है। अरे वाह। तो सहर खेजी में सूटे तो नहीं लगते वहाँ तो कुछ और ही होता है, कोई और ही राब्ता होता है फितरत के साथ इंसान का।
बेशक। सर, आप फरमा रहे हैं कि आपने मैट्रिक में ही लिखना शुरू कर दिया, तो ये उम्र इतनी पुख्तगी वाली नहीं होती। दैट मीन कि एक शुरू से आपका फोकस इस तरफ था कि आपने लिखना है। बाय प्लान आए आप लिखने की तरफ? बाय प्लान तो नहीं आया, मगर चूंकि ये मेरे अंदर मौजूद था। और फिर जब ये तबाह होना शुरू हुआ उस वक्त, नवाए वक्त में, आप देखिए कि मैट्रिक की उम्र में अगर आपका मजमून नवाए वक्त में छप जाए तो फिर आपका हौसला तो बढ़ेगा। इसी तरह अगर आपकी नज़में अखबार जहां में या नौनिहाल में या दूसरे जो उस दौर के जरायद थे, अगर उसमें शाये होंगी तो फिर आप रुक नहीं सकते, क्योंकि अब आपको यकीन हो जाता है कि मैं लिख सकता हूँ। अच्छा बॉस, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक दफ़ा ना स्कूल दौर में मुझे बैतबाजी का शौक़ हो गया, तो किताबों से बहुत ज़्यादा रग़बत नहीं थी उस वक्त। तो एक शेर याद करने के लिए मैं गाने सुनने शुरू कर दिया। वालिद साहब को अलग री के रहमत पता चला, उन्होंने कहा कि ऐसी बैतबाजी से बेहतर है कि तुम ना ही करो। तो आपने शायरी शुरू कर दी, किताबें पढ़ी पहले, घर में आपको सपोर्ट थी कि ये शायरी करो भाई? जी, ये इस तरह से तो सपोर्ट नहीं थी। जब मैंने शायरी शुरू की तो सबसे पहले मैंने अपने सिलेबस की किताबों से शायरी शुरू की। वाह। निसाब में जो शायर थे, अब ये एक अजीब बात है कि मुझे हमेशा जो शायरी का उसमें हिस्सा होता था वो मुझे इंस्पायर करता था, मैं मुतासर ही उससे होता था और मैं उनके रंग में शेर कहने की कोशिश करता था। किस शायर से इंस्पायर हैं आप? सबसे पहले मीर से। मीर का जो गम है, उसकी जो एक, और उसमें जो मौसीकियत है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता। उस्तादों के उस्ताद। और भी शायर थे, उनको उनकी तरह मैं कहने की कोशिश करता था, मगर वो नकल थी। इंसान को अपना आप दरियाफ्त करने के लिए एक वक्त लगता है, वो मुझे दरकार था। अच्छा सर, आपको याद होगा, माफी से मैं काट रहा हूँ आपकी बात, आपको अपना पहला शेर याद होगा? जी बिल्कुल याद है, मैं वो जरा सुनना चाहूंगा। मैं समुंदर हूँ, प्यासा हूँ, बहे जाता हूँ। अरे वाह। मैं प्यासा हूँ, समुंदर हूँ, बहे जाता हूँ, रंजो हसरत की चिताओं में जले जाता हूँ। अरे वाह वाह, ये मैट्रिक के स्टूडेंट की सोच है। ये मेरी पहली गजल है जो मैंने मैट्रिक के दौर में कही, और ये पूरी गजल कही। पहले शेर से ही ऑडियंस ने, देखने वालों ने, पढ़ने वालों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आने वाले दिनों में ये किस पाए के शायर बनेंगे। शायरी में ये जो मेरा शगफ था, जब ये शुरू हुआ तो जाहिर है कि मुझे उरूस की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये शायरी जो है ना, ये उरूस समझने से होती है, ऐसे नहीं हो सकती। तो आप ये करें कि उरूस को समझें। तो मैंने कहा जी मैं कैसे समझ सकता हूँ? वैसे माफ़ी से, ये उरूस मैं भी पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। हमारे यहाँ तो उरूसा के पीछे शायरी की जाती है ना। तो ये उरूस ज़रा समझा दें ऑडियंस के लिए। उरूस वो पैमाना है, वो मीटर है जिसके ऊपर लफ्ज़ों को पूरा किया जाता है। वाह, कितना मुश्किल काम है। आजकल तो बैठे बैठे शेर कह देते हैं, बल्कि पूरी पूरी गज़ल ही कह देते हैं। नहीं, वो शेर नहीं कहते, नसरी नज़में लिखते हैं। नसरी नज़में होती हैं। नसरी नज़म जो लिखना है वो एक और काम है, और जो शेर कहना, और शेर भी वो कहना जिसमें कोई नई बात आप करें, वो और काम है। ये जिस तरह की बात आप पैमाने की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल आजकल तो पैमानों को उनको पता ही नहीं होगा ये क्या है। लिखते हैं, लिखते ही चले जाते, इतनी तेजी से लिखते हैं, फिर वो जो लिखा इतनी तेजी से गायब होता है कि दूसरे दिन पता चलता शायरी हुई नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने जो काम किया हुआ है एक पैमाने के साथ, नाप तोल के साथ, वो काम आज भी जिंदा जावेद है। किन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपकी हौसला अफजाई की? देखिए जी, इंसान रास्ता अपना खुद बनाता है। आप यकीन जानिए, मदद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो, अगर आपके अंदर कोई सलाहियत मौजूद है तो ये मेरा ईमान है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है। वो ज़रूर सामने आएगी, उस चश्मे की तरह जिसने ज़मीन से निकलना ही निकलना है, उसे रोका नहीं जा सकता। तो ये सपोर्ट तो उस तरह से शायद मैं नहीं कह सकता कि कोई बहुत ज़्यादा मिली हो, लेकिन फिर भी कुछ असातिज़ा ऐसे थे जिन्होंने
मदद इस मानों में की कि एक ज़ौक़ को डेवलप किया और तारीफ की कि हाँ भाई आप तो बड़ी अच्छी गज़ल कह रहे हैं, आपकी शायरी बहुत अच्छी है। तो उससे मुझे हौसला अफजाई मिली, मुझे एक तक़वियत मिली कि मैं मज़ीद शायरी करूं। आप हैरान होंगे कि मैं उस वक्त FA में था और BA में था, कोई उम्र नहीं होती। उस वक्त जो हमारे अदबी जराइद हैं, जो बड़े आलीशान अदबी जराइद हैं, उनमें मेरी गज़लें शाये होती थी। वाह वाह। जैसे औराक है जो डॉक्टर वज़ीर आगा निकालते थे, जैसे साहबा लखनवी का कराची से अफकार छपता था, नई कदरें हैदराबाद से, सिंध से शाये होता था, फिर यहाँ तख्लीक और माह नौ लाहौर से छपते थे, सैयारा लाहौर से छपता था। तो इन सब में मैं उस वक्त छप रहा था। बहुत खूब। अब जब दोस्त मुझे कहते हैं कि जी वो मैं फलां में छपा हूँ, तो मैं हंसता हूँ कि ये शौक तो मेरा इंटर और BA में पूरा हो गया था। वाह वाह। आप एक उम्र गुजारने के बाद इस पर्चे में छपे और फिर उसको फेसबुक पे भी लगाया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन ये फैसला उस वक्त जब होता था कि एक एडिटर आपकी गज़ल को मंजूर करके शाये कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो गज़ल जो है वो एक छाननी से गुजरी है, यूं नहीं छप गई। वो एडिटर भी कमाल के लोग थे, बड़े बड़े अदीब थे, तो वो देखते थे कि क्या ये वाकई काबिल इशाअत है। और अब तो आप फेसबुक पे जो मर्जी लगा दें, आपके हाथ में है। डॉक्टर साहब, मैट्रिक से आपने लिखना शुरू किया, पहला शेर कहा, माशाल्लाह ज़िंदगी के सफ़र में आपने स्टूडेंट के बाद प्रोफेसर, डॉक्टर, PhD तक आए। इस सफ़र में आप शेर कहते रहे, अल्फाज तब्दील होते रहे, ख्याल तब्दील होते रहे। कितना दौर चेंज हो गया है, आपने हर दौर में लिखा। वक्त के साथ साथ आपने ख्यालात जो आप कागज़ पे बिखेरते रहे, उसमें भी तब्दीली आती रही। जी बिल्कुल, ये तो तब्दीली तो आती है, इसलिए कि इंसान के महसूसात, उसके एहसासात, उसके जज्बे वक्त के साथ तब्दील होते हैं। और यही नहीं बल्कि असरी हालात भी तब्दील होते हैं, जो ज़माने के हालात हैं। और शायर खुद से कुछ नहीं कह रहा होता, शायर वही कहता है जो वो महसूस करता है। अरे वाह। ये जो ज़माना है ये शायर को बहुत कुछ देता है। ये ज़रूरी नहीं कि शायर ऐलान करे कि मैं हालात पे लिख रहा हूँ, लेकिन वो जो लिखता है उसमें वो कसक मौजूद होती है अपने ज़माने की। अपने ज़माने का दुख मौजूद होता है, अपने ज़माने का गम मौजूद होता है, अपने ज़माने का सितम मौजूद होता है। तो वो असल में अक्स उसकी शायरी में नज़र आता है। तो जब मैंने भी जो शायरी की है, अब तक शायरी की है, वो तब्दील होती रही इसी वजह से कि एक ज़माने में मेरे जज्बात और एहसासात और थे, दुनिया को देखने का रंग और था। अब दुनिया को देखने का रंग बदल गया है, अब मैं और चश्मा बदल गया है, मेरा ऐनक बदल गई है। अरे वाह। तो वो जो मीर ने कहा था ना, सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जहाने दीगर था। क्या बात। तो अब ये जहाने दीगर की तलाश वो मेरे अंदर बढ़ी, क्योंकि मैं तहकीक को जुस्तजू की तरफ आया, रिसर्च की तरफ जब आया, PhD से पहले भी था लेकिन PhD के बाद बहुत ज़्यादा आया, तो उससे जो दुनिया को देखने का एक असलूब है, एक तहजीब जो है, वो फिर मेरे अंदर पैदा हुई। अरे वाह। डॉक्टर साहब, आपने ज़माना देखा, ज़माने के लिए लिखा। जो घर में थी हमारी भाभी, उन्होंने गिला नहीं किया कि सारा कुछ बाहर वालों के लिए लिख रहे हैं, कि घर पे भी कुछ लिखना चाहिए? हाँ, वो गिला करती हैं, इस बात पे गिला करती हैं कि आप में शायरों वाली आदतें नहीं है। और ना आप सिगरेट पीते हैं, ना आप कोई और ऐसा काम करते हैं, ना आप बिखरे हुए आपके बाल होते हैं, ना आपके जो है सिलवटों भरे जो है वो लिबास होता है, सिर्फ चाय पीते हैं। चाय का मुझे है, तो इस पे वो वाकई गिला करती हैं। इसके अलावा मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत शऊर के साथ गुजारने वाली ज़िंदगी है। मैंने शायरी को अपने ऊपर सवार नहीं किया, और ये अल्लाह का करम है
आप यकीन जानिए कि मैं चलते हुए, ड्राइव करते हुए और लेटे हुए मैं शेर कहता हूँ। वाह वाह वाह। और शायरी मुझे वदीयत होती है। यकीन जानिए मैंने खुद कोशिश से कभी शायरी नहीं की। डॉक्टर साहब कितनी किताबें आपकी मार्केट में आ गई हैं? 5 किताबें मेरी अब तक 5 शाये हो किताबें चुकी हैं जी। उर्दू में लिखते हैं, पंजाबी में भी लिखते हैं? जी 4 किताबें मेरी उर्दू में हैं, 1 पंजाबी में। पहली किताब चांद मेरा हम सफ़र 1998 में शाये हुई थी। 1998 में। फिर उसके बाद 2009 में हुए हम कलाम शाये हुई। वो अदबी शख्सियात के इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल है। और चांद मेरा हम सफ़र मेरी शायरी है। फिर 2011 में हम फूल हम सितारे बच्चों के लिए शायरी है, वो शाये हुई। फिर 2017 में रात ढलती नहीं, वो भी मेरी शायरी है। अरे वाह। और 2018 में एक टहनियत बूर, मैंने बहुत से प्लेज लिखे, आप जानते हैं, पीटीवी के लिए। तो उसमें से चंद जो ड्रामे हैं उनका एक इंतखाब है जो उस किताब में शामिल। टहनियत बूर वाला। टहनियत। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं भी लिखता लिखाता हूँ, तो उसमें एक मेरा है कि आशनाई दर्द सर, कि जिस बंदे को थोड़ा सा काम आता हो ना, तो उसके सामने कोई गलत काम तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। और जैसे हम प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे कि हर बंदा बस वो थोड़ा सा इश्क विश्क के चक्कर में आके तो अपने आप को शायर कहलाने लग जाता है। जाहिर है कि फी ज़माना इंसान साथ साथ चलता है। तो फेसबुक पे ऐसी शायरी पढ़ के क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, शायरी नामकबूल क्यों हो रही है, असल सवाल ये है जी। इसलिए नामकबूल हो रही है कि हम मुआशरे की और लोगों के दिल की बात नहीं कर रहे। एक साहब बड़े पढ़े लिखे मेरे पास आए, वो कहने लगे जी मेरी एक किताब है, इस पे दिबाचा लिख दीजिए। जी। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनका मुसव्वदा रख लिया। जब उसको पढ़ा तो उसमें था, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, तुम्हारी टांगें दबाऊंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम मेरी बन जाओ, ये वो। मुझे एक शेर भी अच्छा ना लगा। वाह। तो मैंने कुछ ना लिखा और उनको बुलाया। मैंने कहा आपकी शायरी मेरे दिबाचे से ऊपर है, इसलिए इसको जरूरत ही नहीं है। आपकी किताब को दिबाचे की नहीं, एक तमाचे की जरूरत है। ये आप कह सकते हैं। अगर मैं कहता तो वो लड़ पड़ते। तो ये है कि हम चूंकि मुआशरे से कट गए हैं, इसलिए शायरी भी नामकबूल हो रही है। और ये बात हमारे दोस्तों को समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब, उर्दू अदब में आजकल जितना एक पोस्टमार्टम गज़ल का हो रहा है, मैं समझता हूँ माफ़ी के साथ गज़ल के साथ ज़्यादती हो रही है। कि जो एक गज़ल का, आप मीर साहब की बात करते हैं कि गज़ल का जो हुस्न था आजकल के शायरों में बहुत नापैद हो गया है। कौन कसूरवार है इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि गज़ल बहुत बड़ी सिन्फ़े सुख़र है। बेशक। और गज़ल कई असनाफ को खा गई है। जैसे शहर आशोब था, जैसे वासोख्त एक नज़्म की शक्ल होती थी, जैसे कसीदा था, जैसे मरसिया था। ये वो सब के सब मज़ामीन गज़ल का हिस्सा बन गए हैं। अब वो गज़ल में आ गए हैं, इसकी अहमियत से इनकार नहीं। बेशक बेशक। लेकिन दूसरा जो सवाल आपने किया वो बहुत उम्दा है। वो ये है कि गज़ल जो है वो क्यों उसको वो मकाम हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। यही आपने कहा ना। बेशक। उसका सबब यही है कि जब हम गज़ल पढ़ते हैं तो यूं लगता है ये न जाने किस जमाने की गज़ल है। शायर ने कहाँ बैठकर ये गज़ल कही, इसका मेरे हालात से, मेरे दिल से कोई ताल्लुक नहीं। मीर ने तो दिल और दिल्ली को एक कर दिया था। अरे वाह वाह। दुख बयान किया दिल्ली वालों का, मीर मकबूल हुआ। बेशक। लेकिन आज की गज़ल का क्या हाल है? आज की गज़ल ऐसे है जैसे कोई जजीरा है, वहां शायर बैठे हुए हैं और वो गज़लें एक दूसरे को सुना रहे हैं। उन्हें कुछ खबर नहीं मेरे मुल्क में, मेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बल्कि वाह वाह के चक्कर में गज़ल कहे जा रहे हैं कि मैंने वाह वाह की, अब तुमने भी वाह वाह करनी, मैं गज़ल सुना रहा हूं। उसका नतीजा ये निकला है कि अब सामे नहीं है। आप मुशायरे में जाएं, मैं जाता हूं, दोस्तों के लिए जाना पड़ता है, वहां शायर ही शायरों को सुना रहे होते हैं।
और वो लोग जो सामीन होते थे वो नहीं होते। हालांकि आप भी अदब के तालिब इल्म हैं, मैं भी अदब का तालिब इल्म हूँ। एक ज़माना था जब लोग टिकट लेकर मुशायरे में शरीक होते थे। बेशक, बिल्कुल ऐसे। फिर वो ज़माना आया कि एक मजमा होता था। मैंने खुद ऐसे मुशायरे पढ़े हुए हैं जिसमें मजमा होता था और लोग, इतने लोग सामने बैठे हुए हैं और स्टेज बना हुआ है और उस पर हम जो मुशायरा है वो पढ़ रहे हैं। मगर अब डॉक्टर साहब क्या वजह है? ये क्या कि कम्युनिकेशन गैप है, या शायर लोगों की बात नहीं कर रहा, या लोग उसको समझ नहीं रहे? ये क्या वजह है? शायर लोगों की बात नहीं कर रहा, और दूसरा ये जो आया ना जी फेसबुक और ये आए हैं, इसमें शायर समझता है मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे मजीद करने की जरूरत नहीं है, जिससे ये बहरान पैदा हुआ है। पुराने अदवार में गज़ल को जहाँ पे लोगों ने पजीराई दी, उसमें गाने वाले लोगों का भी बहुत हाथ होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको उठान दी। आप क्या समझते हैं कि अब जो फिल्म्स और ड्रामा में जो गज़ल वो भी एक कट के रह गई है, शायद इसलिए भी नापैद हो रही है गज़ल? ये आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। देखिए, अब गज़ल गाने वाले नहीं रहे और गज़ल सुनने वाले भी नहीं रहे, दोनों मौजूद नहीं है। एक ज़माना था जब गज़ल सुनी जाती थी और गज़ल लोग गाते थे और अपने आप को अफजल समझते थे, वो सिंगर, वो गुलूकार, कि हम गज़ल गाते हैं। अब गज़ल गाने वाले नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? सवाल तो यही है ना। ये बात सर, सवाल तो यही है। सवाल ये है कि क्या उनको आपकी गज़ल मुतासर करती है, और क्या हमारे रेडियो टीवी पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो गज़ल को समझ सके और उससे इंस्पायर हो सके? बहरान है ना। कहतो रिजाल है, ऐसा दौर है जिसमें जो सुखन शनास है वो नहीं रहे, तो इसलिए गज़ल में ये ज़वाल आ रहा है। अब इसको बचाने की ज़रूरत है। बचाया किस तरह जाए? बचाया इस तरह जाए कि शायरों को एक तो मुआशरे का दुख बयान करना चाहिए, ठीक है, और ज़रा ये महबूब जो है ना, इसको ज़रा कम करना चाहिए कि महबूब जो है वही सर पे चढ़ा हुआ है और सारी गज़ल उसके गिर्द घूमती है और ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो अब उसको थोड़ा सा अपने मुआशरे की तरफ आना चाहिए, लोगों की बात करनी चाहिए, लोगों के दिल की बात करनी चाहिए। आज भी मज़ाहमती शायरी मकबूल है, जब ऐसा शायर आता है जो लोगों की बात करे। और दूसरा ये है कि हमारे जो इदारे हैं उनको भी गज़ल की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जैसे सरकारी, जैसे टीवी है या सरकारी रेडियो है, उस पे गज़लों के प्रोग्राम चलने चाहिए। अगर वो चलेंगे तो गज़ल को मकबूलियत हासिल होगी। ज़रा पिछले ज़माने की तरफ देखिए कि जो दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान थे, वहाँ गज़ल या उर्दू ज़बान कैसे मकबूल हुई? जी, उर्दू ज़बान की मकबूलियत में गज़ल का बहुत अहम किरदार है, बल्कि सबसे ज़्यादा किरदार है। ये वो सिन्फ है जो दक्कन से शुरू हुई, दिल्ली, लखनऊ, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँची। उस दौर में कैसे मकबूल हुई, कैसे पहुँची? जबकि वो फेसबुक भी नहीं थी, व्हाट्सएप भी नहीं था, ब्ला ब्ला। एक ज़रिया तो ये था, एक ज़रिया तो ये था कि नुस्खे तैयार होते थे दवावीन के, दीवानों के, और दीवान पहुंचाया जाता था। लेकिन वो कितने नुस्खे तैयार होते थे? 100, 125, 150, 200, इससे ज्यादा नहीं हो सकते थे। इससे ज्यादा जो अहम किरदार है, जो मैंने तहकीक से मैं सामने लाया हूं, वो उस अहद की तवाइफों का और उस अहद के गदागरों का है। अरे वाह, ये तो डॉक्टर साहब आपने नई बात की कि गज़ल को मकबूल करने में तवाइफ और गदागर का हाथ है। ये बिल्कुल नई बात है और ये शायद मैं ही पहली बार कह रहा हूं। देखिए, उस दौर में दिल्ली में भी जो तवाइफें थीं वो बाज़ौक भी होती थी, सिर्फ जिस्म फरोशी नहीं करती थी, उनमें गाने वाली भी थी जो बहुत अच्छा गाती थी और बड़ी बाज़ौक अच्छा कलाम ढूंढती थी।
वाह। उर्दू नई नई मकबूल हो रही थी और लोग उर्दू सुनना चाहते थे, फारसी तो खत्म हो रही थी। चुनाचे हुआ ये कि उन्होंने अच्छा कलाम ढूंढा और उसे गाया। उस गाने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो तमाशाई आते थे, जो उनको पास आते थे, उन तक वो कलाम पहुंचता था। ठीक है। और वो बड़े रईस होते थे, फिर उनके जरिए उनके दूसरे दोस्तों तक वो कलाम पहुंचता था। और हर नया कलाम सुनाने पर वो जो रईस थे वो तवाइफ की ज्यादा हौसला अफजाई करते थे, खुश होकर। सही। अब बाद में आप देखिए कि मिर्जा हादी रुस्वा का नॉवल है उमराव जानदा, और उमराव जानदा में वो बताता है कि उमराव शायरा भी थी। बेशक, बिल्कुल। यानी शायरी का ज़ौक था। फिर गालिब को जिसने गाया वो तवाइफ थी, उस अहद की तवाइफ थी। और जहां गालिब अपनी शायरी रखते थे, यानी आप जानते हैं कि वो उधार लेने के लिए शायरी देते थे, जी जी जी, तो वो जो दुकानदार है वो तवाइफ को उनकी शायरी बेचता था। अरे वाह, ये तो आप नए नए इंकिशाफात कर रहे हैं। तो इस तरह वो शायरी मकबूल होती थी। ठीक है। आप देखिए, मीर को अगरचे गालिब ने अपने बचपन में देखा, उनसे मिला भी, और गालिब उसको समझते भी थे, जानते भी थे। लेकिन बाद में भी गालिब के हमें ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि गदागर मीर का कलाम गाते हुए गलियों में फिरते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गा रहे हैं और खैरात भी ले रहे हैं। तो एक बार गालिब ने पूछा एक गदागर से कि भाई ये किसका कलाम है? उसने कहा ये मीर तकी मीर का है, बहुत बड़ा शायर था। वाह। ये गदागर का ज़ौक देखिए। तो ये जो लोग हैं अपने अहद के टीवी थे, अपने अहद के रेडियो थे, अपने अहद का सोशल मीडिया था। कितना दौर चेंज हो गया। वो लोग जो गाते थे, एक मशहूर कुन आवाज़ होती थी, एक पैगाम होता था, मैसेज होता था। आजकल तो ये मुन्नी बदनाम लिए फिर रहे हैं, सारे मांगने वाले भी, गाने वाले भी। यही तो बदनामी, इसका नतीजा क्या है? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जो अदब है, जिसको हमारे लोग आमतौर पे एक गैर अफादी चीज समझते, इसका फायदा कोई नहीं। भाई, जो चीज आपकी रूह को तस्कीन देती है उसका कोई फायदा नहीं। क्या सिर्फ आपके जिस्म को जो चीज फायदा देती है वही फायदामंद है? वाह वाह। तो ये तो आपकी रूह की, आपके दिल की, आपके बातन की तहजीब करती है। वाह। तो इसका फायदा तो है। बेशक सर। और अगर इसका फायदा है तो फिर इसे आप गैर अफादी कैसे कह सकते? चुनाचे जरूरत इस बात की है कि हमें जो फन है या फनून है उनकी कदर करनी चाहिए। और ये उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हमारी हुकूमतें इसको अहम नहीं समझेंगी। वो अहम समझेंगी, इसको अहमियत देंगी, तो उसका नतीजा निकलेगा। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं। मेरी एक मिलने वाली हैं, शायरा हैं वो, और हॉलैंड में है और डच है, वहाँ की नस्ल की हैं, और वो शायरा भी हैं और वहाँ एक म्यूजियम में जॉब भी करती हैं, मुलाजमत भी करती हैं। वो पाकिस्तान आई, मैं उनका मेज़बान था, तो उन्होंने कहा कि आप हैरान होंगे कि मेरी शायरी की किताबों की आमदनी मेरी तनख्वाह से ज्यादा है। अरे वाह वाह वाह। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ तो कोई पब्लिशर शायरी की किताब छापने के लिए तैयार ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। बल्कि वो शायर को कह रहा होता है पैसे लेकर आओ ताकि तुम्हारी किताब छपे। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड किताबें छप रही, इनकी बहुतात हो गई है। जो मयारी नहीं है, गैर मयारी किताबों की बहुतात ने मयारी किताबों की अहमियत को भी कम कर दिया है। बिल्कुल सही है। आज के दौर में शायर हैं लेकिन शायरी नहीं है। शायरी नहीं। डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों की फहरिस्त में कोई एक नाम जो आप नहीं भुला सकते? तो बहुत से ऐसे नाम हैं
लेकिन मेरा ख्याल आपकी मुराद वो है कि वो दोस्त जिनके काम से मैं मुतासर हूँ। जी बिल्कुल सही। देखिए, जो मेरे बुजुर्ग हैं जिनसे मैं बहुत मुतासर हुआ, यानी जो मेरे लिए बहुत मददगार भी हुए और जिनसे बैठकर या जिनसे बातें करके मुझे लुत्फ़ आया, उनमें मुनीर न्याज़ी हैं, डॉक्टर सलीम अख्तर हैं, अभी डॉक्टर अजमल न्याज़ी का इंतकाल हुआ, वो हैं। हमारे असातिज़ा में डॉक्टर सुहेल अहमद ख़ान हैं, वो बहुत आला शख्सियत के मालिक थे। इस तरह बहुत सी फहरिस्त है, शायद मैं कई नाम भूल रहा हूँ। मेरे असातिज़ा में डॉक्टर मुख्तार अहमद अज़मी हैं, उनका बहुत असर हुआ, ये भी है। लेकिन इसमें कुछ मुस्तशरिकीन भी हैं। अब जो गैर मुल्की दोस्त हैं उनमें एक तो है डॉक्टर सोया माने, जो आजकल जापान में जो सदर शोबा उर्दू है वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में, और दूसरे थे डॉक्टर डेविड मैथ्यूज़। डॉक्टर डेविड मैथ्यू, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको उर्दू नहीं आती थी, लेकिन वो फिर वहाँ शोबा सदर भी हुए। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। अच्छा जी, उन्होंने खुद ही सुनाया था। वो जब सिलेक्ट हुए, कहते हैं कि मैं जब वहाँ एक सीट निकली लेक्चरर की, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में शोबा उर्दू की, तो कहते हैं मैंने भी अप्लाई कर दिया, मुलाजमत तो हर किसी को चाहिए। तो उन्होंने जब अप्लाई कर दिया तो उन्हें उर्दू नहीं आती थी। तो उन्होंने कोशिश की, उनके कोई मिलने वाले थे पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के लोग, तो उन्होंने किसी दोस्त से कहा कि यार मुझे कोई उर्दू ही बता दो। उसने 2-4 लफ्ज़ बता दिए, एक शेर भी बता दिया। ठीक है, इन्होंने उसका खूब रट्टा लगाया। अच्छा, कहते मैंने रट्टा लगाया और मैं अगले दिन जाके, जिस दिन भी इंटरव्यू था, मैं जाके बैठ गया। उन्होंने कहा हाँ भाई कोई उर्दू के लफ्ज़ आते हैं? मैंने कहा जी ये आता है, ये आता है। कोई शेर आता है? इन्होंने शेर भी सुना दिया। कहते हैं शेर भी सुना दिया। तो मेरे मुकाबले में कोई उम्मीदवार और नहीं था, तो मैं सिलेक्ट हो गया। ठीक है। तो जब मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया, अब मुझे फिक्र हुई। अच्छा सर, माफी के साथ वो जिनको सुना रहे थे उनको उर्दू आती थी? हाँ, ये और लुत्फ की बात है। ये भी उन्होंने ही बताया कि जो मुझसे सवाल कर रहे थे वो अंग्रेजी में कर रहे थे, उर्दू उनको भी नहीं आती। भी नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी में सवाल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने सुना दिया। खैर, कहते हैं जो शेर मैंने सुनाया था ना, उस पे एक और लतीफ़ा है। अच्छा। और वो लतीफ़ा ये है कि बाद में मुझे पता चला कि वो उर्दू का शेर नहीं था, फारसी का था। क्या? लेकिन मैं उसमें सिलेक्ट हो गया। तो बाद में वो जब उन्होंने ये सोचा कि अब मैंने पढ़ाना भी है, पास तो हो गया हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा कैसे? यहाँ के लोग जो गोरे हैं वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, या जो पाकिस्तानी लोग वहाँ मुकीम हैं, तो कैसे पढ़ाऊंगा? कहते हैं मैंने छुट्टी ली और मैं कराची आ गया। कराची आया तो यहाँ मैं सदर शोबा जो थे जामिया कराची के, उनसे मिला। उन्होंने कहा एक प्रोफेसर साहब हैं, मैं उनको कहता हूँ वो आपको उर्दू सिखाएं। कहते हैं मैं सुबह 9 बजे जाके वहाँ बैठ जाता था और इंतज़ार करने लगता था कि उस प्रोफेसर साहब कब आएंगे। अच्छा। वो कोई 11-12 बजे आते थे और हमेशा जल्दी में होते थे। कई दिन गुजर गए, उन्होंने मुझे कोई लफ्ज़ नहीं बताया। एक दिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा सर मैं तो यूके से यहाँ उर्दू सीखने आया हूँ और आप कोई तवज्जो ही नहीं फरमाते, आपके पास वक्त ही नहीं है, मेरी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, मैं क्या जाके करूँगा? उन्होंने कहा अच्छा तुमने उर्दू सीखनी है? मैंने कहा जी ये तो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ। कहने लगा आओ मेरे साथ। ठीक है। कहते वो मुझे अपने साथ ले गए एक अदबी महफिल में। जब मैं अदबी महफिल में गया, वहाँ उन्होंने मेरा तारुफ कराया, फिर वहाँ के लोगों ने मुझे उर्दू बोलना सिखाया। अरे वाह। मैंने जितनी उर्दू सीखी वो उन महफिलों से सीखी। वो लोग मुझसे वाकिफ हो गए, फिर कोई कोई लफ्ज़ बताने लग गए, कुछ मेरी उनसे गुफ्तगू शुरू हो गई,
कुछ थोड़ा बहुत लिखना भी आ गया, और इस तरह मैंने उर्दू को ना सिर्फ समझा, सीखा, बल्कि फिर बाद में सिखाया। आप हैरान होंगे कि उन्होंने अल्लामा इकबाल के तराजुम किए, डेविड मैथ्यूज ने, उन्होंने मीर अनीस के तराजुम किए, क्या बात। उन्होंने उर्दू के लिए खासा काम किया। और एक लतीफ़ा भी अगर वक्त हो तो आपको सुनाऊं। कहते मैं कराची में था तो मुझे पान खाने की आदत भी पड़ गई। जाहिर है अंग्रेज पान खाए, वहाँ का कल्चर है, कराची का कल्चर है। तो मैं वहाँ पान खाने लग गया। एक दिन मैंने सिनेमा में फिल्म देखी, बाहर निकला, पान खाने को जी चाहा, मैंने पान खाना शुरू कर दिया। तो दो लड़के खड़े थे, उन्होंने मुझे देखा, मैं कहा हैरत है, गोरा जो है ये पान खा रहा है। उन्होंने शायद पहली दफा कोई अंग्रेज को पान खाते हुए देखा था। तो एक दूसरे को कहता है, वो देखो वो साला अंग्रेज जो है ना पान खा रहा है। मैथ्यू के सामने, मैथ्यू के सामने। अच्छा, उसने ये समझा, इसे कौन सा समझ आती है, ये तो अंग्रेजी जानता है, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं, मैथ्यू कहते हैं कि मैं मुस्कुराया, मैं पास गया, मैंने कहा ये साला उर्दू भी बोलता है। तो कहते हैं उसके बाद उनके तो टांग ही फक हो गया कि यही तो हमारी बातें भी समझ रहा है। तो कहते हैं कि मैंने, उर्दू ने मुझे बहुत कुछ दिया। अफसोस इस बात का है कि जो बाहर से लोग आए उन्होंने उर्दू की दौलत को समेटा और उर्दू से बहुत फायदा उठाया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम उर्दू की इस दौलत को संभाल नहीं सके, बल्कि उसे बेवकत कर रहे हैं, कर दिया। हमने इसे गैर अहम कर दिया है। आप यकीन जानिए, मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, अंग्रेज अपनी जबान में डज और डू के फर्क को कबूल नहीं करता। वाह। यहाँ हमें बाज़ औक़ात हमारी मुलाकात होती है, जो बाहर से ख़ातीन आती हैं रिसर्च करने वाली। तो एक ख़ातून आई हुई थी स्वीडन से, तो मैंने उनके सामने उनसे गुफ्तगू करते हुए, उर्दू बहुत अच्छा बोलती थी लेकिन अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करते हुए मैंने कहीं कह दिया, डू इस्तेमाल कर दिया। तो वो फौरन बोली, सर डज नॉट डू। यानी उसने इतना सा भी तलफ़ुज़ या जो जुमले की साख्त है उसने इतना भी बर्दाश्त नहीं किया कि मैं डू की जगह, हालांकि ये ज़बान मैं बता रहा हूँ स्वीडन की वो खातून थी। और हमारे यहाँ जिस तरह उर्दू बोली जाती है, उर्दू ज़बान का जो हश्र किया जाता है, और ख़ास तौर पे जो हमारे शाम के शो सियासतदानों के चलते हैं चैनल्स पर, उसमें उर्दू का यकीन जाने मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे है सर, किसी को नहीं पता कि मैं मुज़क्कर बोल रहा हूँ, मैं मुअन्नस बोल रहा हूँ, मैं फ़ील दुरुस्त बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर। बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं लेकिन उर्दू से बिल्कुल नाबालिग होते चले जा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होना चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर हम उर्दू को बिल्कुल ही फारिग कर देंगे। जाहिर है ये होना चाहिए। और ये कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उर्दू को एक्सेप्ट करो, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। और वो जो ख्वाजा साहब थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने ये फैसला दिया था। कायद आज़म ने तो बहुत पहले कह दिया था, मगर कोई ऐसी लॉबीज़ है जो उर्दू को आगे नहीं आने देती। उर्दू को आगे ना आने देने में उस लॉबी का क्या मुफाद है? वो समझती हैं कि अगर उर्दू आ जाएगी तो उर्दू तो बहुत सारे लोग सीख लेंगे और उनमें बहुत से लायक लोग भी पैदा हो जाएंगे, और हो सकता है उस क्लास के लोग भी आ जाएं जो आज हमारी महकूम क्लास है। जबकि अंग्रेजी का उनका ये है कि भाई हम तो अंग्रेजी जाके पढ़ते हैं बाहर की यूनिवर्सिटियों में, ये लोग वहाँ जा ही नहीं सकते, ना ये जाएंगे, ना कभी उस सतह की अंग्रेजी पढ़ सकेंगे, ना ये कभी हमारा मुकाबला कर सकेंगे। बहुत बड़ा अलमिया डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा अलमिया। डॉक्टर साहब चूँकि वक्त थोड़ा सा कम है,
यूं तो आपने जो भी लिखा है, कहते हैं कि एक माँ की तरह होता है, उसका जो भी हर्फ होता है बेटी की मानद होता है, लेकिन फिर भी कुछ अशार में चाहूँगा जो आपको बहुत पसंद हो अपने, वो ज़रा अपने नाज़रीन के लिए। शायर को तो अपनी सारी तख्लीकी औलाद पसंद होती है। ऐसे ही है सर। तो वो तो उसका तो ज़हन ऐसे होता है कि, लेकिन 2-4 शेर मैं जी आपको सुनाता हूँ। फूलों की बात की, कभी कलियों की बात की। वाह। फूलों की बात की, कभी कलियों की बात की, हमने तो जो भी बात की बस तेरी बात की। अरे वाह वाह वाह। फूलों की बात की, कभी कलियों की बात की, हमने तो जो भी बात की बस तेरी बात की। सरसों के फूल कैसे खिले हमको क्या खबर। अरे वाह। सरसों के फूल कैसे खिले हमको क्या खबर, हमने तो जाने जां तेरे आंचल की बात की। अरे वाह वाह। लाजिम नहीं हमेशा रहे एक सा मिजाज, लाजिम नहीं हमेशा रहे एक सा मिजाज, कुछ तल्ख हो गए तो कभी मीठी बात की। अरे वाह वाह। हमने तो यूं ही पूछ लिया था तेरा ख्याल, तुमने मगर जवाब में ये कैसी बात की। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। और अय्यूब उसके प्यार से महके थे इस तरह, अय्यूब उसके प्यार से महके थे इस तरह, फिर हमने जो भी बात की खुशबू सी बात की। बहुत आला सर, क्या बात है, क्या बात है सर, ज़बरदस्त सर, बहुत खूब। नाज़रीन, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक किताब मेरे सामने बैठी है जिसका सिर्फ एक हर भी, शायद एक सफ़ा भी हम पूरा नहीं पढ़ पाए और वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो डॉक्टर साहब को फिर ज़हमत देंगे हम। बहुत शुक्रिया।